जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है। तो 1 अप्रैल से क्या क्या चेंजेस आपके एनपीएस में आने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आपके ईपीएफओ में, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स में, फास्टैग में आने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या चेंजेस अब आपके 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव हो जाएंगे। देखिए, निर्मला सीतारमन जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा फरवरी 2025 में फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट था, इंटरिम बजट, वो फरवरी में पेश कर दिया गया था। अभी क्या क्या चीजों में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, अगर हम उसकी बात करें तो सबसे पहले टैक्स स्लैब की बात करते हैं। टैक्स स्लैब में जो नया टैक्स स्लैब है वो अनचेंज रहने वाला है फाइनेंशियल 2024-25 के लिए, जो कि कंसिस्टेंट था 2023-24 की तरह। इसमें अगर टैक्स रिजीम की बात करें तो क्या क्या इसमें अंदर होने वाला है। 3 लाख आपकी जो इनकम है 3 लाख तक, उसमें कोई आपका टैक्स नहीं लगने वाला है। वहीं 3 से 6 लाख पे आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। 6 लाख से 9 पे 10%, 9 से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20% और 15 लाख एंड अबव पे 30%। वहीं ध्यान रखिएगा, जो मैंने 6 लाख से 9 लाख बोला उसमें 6 लाख 1 रुपए से 9 लाख तक, और 9 लाख से 12 लाख में 9 लाख 1 रुपए से लेके 12 लाख तक है। वहीं अगर नए टैक्स रिजीम की बात अगर करी जाए तो उसमें आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि जो नया टैक्स रिजीम है वो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा। आप अगर चाहें एज अ टैक्स पेयर ओल्ड टैक्स रिजीम को भी चूज कर सकते हैं। अभी जो नया टैक्स रिजीम है इसके क्या क्या एडवांटेज होने वाले हैं। एक तो आपको कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ना ही रेंट रिसिप्ट मेंटेन करने की जरूरत है। जो पहले बेसिक एग्जेप्शन 2.5 लाख तक थी उसको बढ़ा के 3 लाख तक कर दिया गया है। जो टैक्सेबल लिमिट थी उसको 7 लाख तक जो है कर दिया गया 5 लाख से। सरचार्ज रेट जो था उसको रिड्यूस कर दिया गया 37% से 25% पर। लेकिन ये केवल उनके लिए एप्लीकेबल है जिनका जो इनकम एक्सीड करती है 5 करोड़ से ज्यादा सालाना। वहीं अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की बात करें तो यूनियन बजट 2023 के अकॉर्डिंग इस न्यू टैक्स रिजीम में जो भी अमाउंट हम इंश्योरेंस पॉलिसी से ऑब्टेन करेंगे वो टैक्सेबल होगा अगर जो प्रीमियम है वो 5 लाख से ज्यादा है सालाना। अगर आप 5 लाख से ज्यादा सालाना एक प्रीमियम दे रहे हैं तो आपका जो अमाउंट आपको ऑब्टेन होगा वो टैक्सेबल होगा। वहीं अगर ई इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आईआरडीए ने प्रीवियसली भी अनाउंस किया था कि जो डिजिटाइजेशन है इंश्योरेंस पॉलिसीज का वो मैंडेटरी हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 से। और इसमें ये मैंडेट होगा सारी इंश्योरेंस कैटेगरीज के लिए, एनकम्पासिंग लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए, जनरल इंश्योरेंस के लिए। साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर जो 2025 है इसमें तकरीबन 7% की इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कुछ रिस्क रहेगा स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर, बाकी सब कुछ अनचेंज रहने वाला है। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना की अगर हम बात करें तो इसमें इंटरेस्ट रेट जो है 8.2% रहने वाला है, लेकिन 3 साल के लिए जो है डिपॉजिट रिमेन 7.1% पर ही रहेगा। और पॉपुलर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ जिसे बोला जाता है और पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट जिसे बोला जाता है, इसके अंदर जो परसेंटेज है वो 7.1% और 4% रहने वाला है इंटरेस्ट रेट। वहीं किसान विकास पात्रा पे 7.5% रहने वाला है, जिसका इन्वेस्टमेंट जो मैच्योर होगी वो 115 महीने में होगी। वहीं नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे 7.7% ही रहने वाला है अप्रैल से जून 2024 पीरियड के लिए। और मंथली इनकम स्कीम के अंदर ये 7.4% तक इन्वेस्टर अर्न कर सकता है। कुछ आगे जो दिया गया है वो नेशनल पेंशन स्कीम्स के लिए वो ये दिया गया है कि अब जो आप अपना पेंशन रेगुलेटरी पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है सिक्योरिटी पर्पस की तरफ से इंट्रोड्यूस करा गया है। इसमें क्या होगा कि आपको आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, जो कि मैंडेटरी होगा आपके लिए पासवर्ड के साथ साथ, अगर आप अपना सीआरए लॉगिन करना चाहते हैं। ये एनपीएस के कार्मिकों के लिए है जिनका एनपीएस जिन्होंने एनपीएस में इन्वेस्ट कर रखा है या एनपीएस में उनका पैसा इन्वेस्ट होता है। अब उनको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन से अपना आईडी वो अपनी लॉगिन कर सकते हैं। वहीं ईपीएफओ की बात करें, अगर कोई भी एम्प्लॉय अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अगर चेंज करता है तो जो उसका फंड होगा वो ऑटोमेटिकली उसके नए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए ईपीएफओ के एम्प्लॉय को या होल्डर को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं ये मैंडेटरी है कि जो भी कस्टमर्स हैं वो अपना केवाईसी करा लें कार के फास्टैग के लिए 31 मार्च से पहले पहले। नहीं तो उनका क्या होगा, डीएक्टिवेशन हो जाएगा। अगर वो केवाईसी नहीं कराते हैं तो पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये एडवाइस किया था फास्टैग यूजर्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ताकि कि स्मूथ ट्रांजेक्शन हो सके टोल प्लाजास पर टोल टैक्स कलेक्शन के लिए।
वहीं म्यूचुअल फंड्स की अगर बात करें तो अगर विदाउट केवाईसी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यूचुअल फंड्स ट्रांजैक्शंस में, तो 1 अप्रैल 2024 से आप कोई भी ट्रांजैक्शन म्यूचुअल फंड्स के अंदर विदाउट केवाईसी नहीं कर पाएंगे। ये इन ट्रांजैक्शंस के अंदर आपकी एसआईपीज, एसडब्ल्यूपीज और रिडम्पशन सब कुछ इन्वॉल्व रहेगा। केवाईसी जो कि उन प्रूफ्स पर करी गई थी जैसे कि बैंक स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल्स, ये सब कुछ वैलिड नहीं रहेंगी। अब आपको ऑफिशियली कोई वैलिड डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जैसे कि आधार आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी हो गया, इस तरीके से। इसके रिगार्डिंग ईमेल्स भी सेंड कर दिए गए हैं रजिस्ट्रार्स के द्वारा और ट्रांसफर एजेंट्स के द्वारा। वहीं क्रेडिट और डेबिट कार्ड की बात करें तो 1 अप्रैल 2024 से एसबीआई कार्ड कुछ चेंजेस अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स और पॉलिसीज के अंदर इंप्लीमेंट करने वाला है। और ये जो पॉलिसीज में जो रिवाइज होगी, ये बेसिकली कौन कौन से क्रेडिट कार्ड को अफेक्ट करने वाली है, इसमें बेसिकली औरम, एसबीआई कार्ड एलाइट, सिंपली क्लिक, एसबीआई कार्ड अमंग वो हैं जो अफेक्ट होने वाले हैं। तो ये जो है चेंजेस अब 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएंगे। तो अगर इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट अगर निकल के आता है या कोई लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के रिगार्डिंग निकल के आता है तो मैं तुरंत आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।